Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत लोकल लेवल के ऑफिसर्स एंड रूलर्स को। इसके अंतर्गत जो लोधी सुल्तान थे उन्होंने अपनी पावर को कैसे बढ़ाया ये भी हम जानेंगे। तो इसमें थे शर्कीज, लोधी सुल्तान और कश्मीर के इलाके। तो इसमें हम नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया के इम्पॉर्टेंट किंगडम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे थे मलिक सरवर। मलिक सरवर एक बहुत ही प्रोमिनेंट नोबल थे जो कि फिरोज तुगलक के समय में बने हुए थे, और ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक वजीर की तरह, एक मिनिस्टर की तरह काम कर रहे थे, जो कि सुल्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान होता है। और उसके बाद इन्हें कहा जाता है कि ईस्टर्न एरियाज में इन्हें टाइटल दिया गया था मलिक उस शर्क का, यानी कि लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। तो मलिक उस शर्क जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, इन्हें मालिक सरवर के नाम से जाना जाता है। तो ईस्टर्न पार्ट में फिरोज तुगलक के बिहाफ में सारा का सारा काम मालिक सरवर देखा करते थे। इस बीच में कई सारे और सक्सेसर्स आए, जैसे कि शर्कीज जो हैं ये सक्सेसर्स थे मलिक उस शर्क के। तो जैसे कि शर्क इनका टाइटल था ना, तो उन्हीं के टाइटल के पीछे जो है उन्होंने वही उसको यूज़ किया और शर्की टाइटल यूज़ किया। तो शर्की सुल्तान जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज देते थे लर्निंग को और कल्चर को, और इन्होंने लोकल लेवल पर लोकल मटेरियल को ही यूज़ करके काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किया। तो इस समय में जो जौनपुर का इलाका था वो बहुत बड़ी तरीके से राइज हुआ, और जौनपुर जो है इसे शिराज ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो ये जो है शिराज ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना गया, और ये इलाका बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस डेवलप हुए। इनका लोकल आर्किटेक्चर काफ़ी फेमस है, और आज भी मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो एक ऑथर हैं, हिंदी वर्क पद्मावत उन्होंने ही लिखी है। तो मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत के जो राइटर है ना, वो जौनपुर में ही रहा करते थे। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि पद्मावत किस चीज़ की कहानी है। ज़रूर आपको ये पता ही होगा, इट्स अ वेरी इजी आंसर। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी का नाम याद रखेगा, मलिक मोहम्मद जैसी ने ही पद्मावत की रचना की थी। इसके बाद एनेक्सेशन की अगर बात करें तो 1484 में बहलूल खान लोदी जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने जौनपुर को ऑक्यूपाई किया और शर्की किंगडम को एनेक्स करके लोधी डायनेस्टी का इसको, लोधी किंगडम का इसको हिस्सा बना लिया। तो लोधीज की पावर बहलूल खान लोधी के द्वारा ही बढ़ाई गई, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। इसके बाद फिर सिकंदर लोधी आए और उन्होंने और ज़्यादा एक्सपेंशन किया। लेकिन लास्ट में जो इब्राहिम लोधी आए थे वो काफ़ी वीक थे और वो किसी काम के नहीं थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। फिर बहलूल खान लोधी जो हैं, कहा जाता है कि इन्होंने ना इक्ता भी दिया था ऑफ सिरहिंद, और इन्होंने यहाँ पे इक्तादार रखा था, और इन्होंने जो है शर्की रूलर्स के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी और शर्की रूलर्स को इन्होंने हरा भी दिया था। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोधी सुल्तान जो नेक्स्ट आए थे वो थे सिकंदर लोधी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिकंदर लोधी और ज़्यादा एक्सपेंशन करेंगे। ये 1489 से 1517 के बीच में रूलर बने, और इस समय में जो महमूद बेगारा थे गुजरात के और राणा सांगा ऑफ मेवाड़ जो थे वो इनके समकालीन थे, मतलब कि इनके कंटेम्प्ररी थे। इसी समय में ये लोग भी रूल कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी महमूद बेगारा और राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के बारे में पढ़ चुके हैं और इन्हें हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देखिए, मैंने सतीश चंद्रा की प्लेलिस्ट जो है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की अपडेट कर दी है, और उस प्लेलिस्ट में आप ये सारे वीडियोस को लाइन टू लाइन देख सकते हैं और आपको अच्छे से कवरेज मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बुक है गाइस मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो इसके सारे चैप्टर्स को आप ज़रूर देखिए। और टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कीजिए अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। टॉप 10 के कोड से आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, सो ऑलवेज यूज़ दिस कोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो इन्होंने जस्टिस के ऊपर बहुत ध्यान दिया था, और कहा जाता है कि जितने भी हाईवे थे इनके एम्पायर से जो भी जाते थे सिकंदर लोदी के समय में, वो काफ़ी सेफ बनाए गए थे ताकि वहाँ पे कोई लूट मार ना हो, कोई रॉबर्स या बंडिट्स वहाँ पर ना आए।
हर चीज़ के लिए जो प्राइसेस थे ना वो फिक्स कर दिए गए थे और बहुत ही सस्ता था सामान, तो इन्फ्लेशन नहीं था, देयर वाज नो इन्फ्लेशन एट ऑल, किसी भी प्रकार की महंगाई इन्होंने नहीं होने दी। तो ये बहुत ज़रूरी था कि जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो बेसिक नीड्स होती हैं लोगों के लिए, वो जो है प्राइसेस जो है उसको रेगुलेट किया जाए। जो सुल्तान थे उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया एग्रीकल्चर में, और इन्होंने जो है ग्रेन्स के ऊपर जो एक ऑक्ट्रियो ड्यूटी लगती है, जो कि ग्रेन्स को महंगा कर देती है, जो अनाज होता है उससे और महंगा हो जाता है, वो ड्यूटी इन्होंने हटा दी और उस टैक्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने एक नया मेज़रमेंट जो है ना, यार्ड का मेज़रमेंट शुरू किया था, जिसे कि गज़े सिफियंदरी कहते हैं। तो आज भी देखते हैं ना आप लोग, गज़ में नापते हैं कि 100 गज़ का मकान है, 200 गज़ का मकान है, 300 गज़ का मकान है। तो ये जो गज़ वाला सिस्टम है, ये जो यार्ड वाला सिस्टम है, ये नया मेज़रमेंट सिस्टम जो है इस्टेब्लिश किया गया था बाय द सिकंदर लोदी। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि वो बड़े ऑर्थोडॉक्स थे और वो मुस्लिमों को ही पसंद करते थे, और ये चाहते थे कि मुस्लिम जो हैं बिल्कुल कट्टर मुस्लिमों की तरह शरिया लॉ को फॉलो करें, इस्लामिक लॉ को फॉलो करें। इन्होंने हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स को री इम्पोज कर दिया था, जिसके अंतर्गत या तो जजिया टैक्स दो या मुस्लिम बन जाओ, तो हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था। इन्होंने कई सारे हिंदुओं के जो मंदिर थे उन मंदिरों को भी ध्वस्त किया, जैसे कि नगर कोट का जो मंदिर था, टेम्पल एट नगर कोट, वो भी इन्होंने डिस्ट्रक्ट करवा दिया था। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी इंटॉलरेंट थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक्सपेंशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे भी जो ध्यान दिया वो भी इस्लामिक एंगल से किया गया था। सो ही वॉज एन इंटॉलरेंट रूलर। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इन्होंने काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे, फिलोसफर्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा दान दिए, ग्रांट्स दिए, पैट्रोनेज दिया। तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स, फिलोसफर्स जो है वो इनके समय में रहा करते थे, जिन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया। कई सारी संस्कृत भाषाओं में लिखी हुई रचनाओं को पर्शियन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करवाया गया था। इन्हें म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने कई सारे म्यूज़िक के लोगों को भी, सिंगर्स को भी इन्होंने जो है ग्रांट्स दिए थे, पैट्रोनेज दिए थे। और कुछ संस्कृत वर्ड्स जो हैं, नंबर ऑफ रेयर संस्कृत वर्क्स जो है म्यूज़िक के, वो उन्होंने ट्रांसलेट करके पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा लिया था। और इनके समय में कई सारे हिंदुओं ने पर्शियन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया था, ताकि उन्हें भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर दाखिला मिल सके। आगरा जो है इस समय में एक बहुत बड़ा शहर बन सका, और वो सेकंड कैपिटल बना लोदीज़ की। पहले तो दिल्ली था ही, तो दिल्ली तो इनकी कैपिटल था ही, इसके अलावा आगरा भी इनका कैपिटल बना, तो आगरा इनकी सेकंड कैपिटल था। इस तरीके से जब आप देखेंगे कि जब बाबर आएगा, तो बाबर ने जो है सबसे पहले पानीपत में जो है बैटल जीती। तो पानीपत में जीतने के बाद उन्होंने हुमायूं को, अपने बेटे को, आगरा भेजा था, क्योंकि आगरा वॉज द सेकेंड कैपिटल। तो आगरा को सीज करने के लिए फिर हुमायूं को भेज दिया गया था। फिर हुमायूं गए और उन्होंने आगरा को सीज किया। ठीक है, तो ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब अभी हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वो सारा जो पार्ट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये सब रहा। अब बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर जो है ये शैविज्म का बहुत बड़ा सेंटर था। जैसे कि कश्मीरी ब्राह्मण्स, कश्मीरी हिंदुओं की अगर हम बात करें, तो वो बहुत पुराने लोग थे जो कि वहाँ रहा करते थे। तो जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बदलने लग गई, और जो हिंदू रूल है जब वो एंड होने लग गया, जो कि अराउंड मिडल ऑफ 14th सेंचुरी रहा, तो कश्मीर के अंतर्गत काफ़ी सारी दिक्कतें हुई। कश्मीर के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए 1320 में। मंगोल लीडर दलूचा ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अटैक किए और उसको जो है तोड़ फोड़ मचाई। तो मंगोल लीडर दलूचा का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कश्मीर में एक डल लेक है ना, तो डल से डलूचा, ऐसे डल डल ऐसे यू कैन रिमेम्बर। तो दलूचा वाज द वन जिसने कश्मीर को बहुत डिवास्टेट किया था। और 100 ईयर्स के बाद, मंगोल इन्वेशन के बाद, एक और ग्रेटेस्ट मुस्लिम मोनार्क यहाँ पे आए और वो यहाँ की गद्दी पे बैठे, जिनका नाम था ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन यहाँ की गद्दी पर बैठे और उसके बाद फिर यहाँ पे बने रहे।
सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही है। कश्मीर का इलाका ब्यूटीफुल तो है, बट आप कह सकते हो इसको ना बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है यहाँ की जनता को, क्योंकि कंटिन्यूस इनकर्शंस यहाँ पे रहते ही थे। मुस्लिम संत यहाँ पे आते थे, रेफ्यूजीज यहाँ पे आते थे, सेंट्रल एशिया से लोग आते थे। तो यहाँ पे मतलब आपको ना मिक्सचर बहुत ज़्यादा रहा। तो कश्मीर जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लोग आते कहाँ से थे, बारामुल्ला रूट से आते थे। और यहाँ पे कई सारे सूफी संत आए, जैसे ऋषिज आए, और बहुत सारे हिंदुज़्म और इस्लाम के फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ये मान के चलो कि कश्मीर की हालत कैसी है ना, स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे ना शांति नहीं हो पाती है। इसको कश्मीर को क्या चाहिए, कश्मीर को चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और अगर वो आ जाए तो कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो ब्राह्मण हैं उनको खूब जो है यहाँ पे परसिक्यूट किया गया, उनको काफ़ी मारा पीटा गया। ये तब शुरू हुआ जब सिकंदर शाह का रूल शुरू हुआ था 1389 से 1430 के बीच में। इस सुल्तान ने ये ऑर्डर किया कि सारे ब्राह्मणों को और पढ़े लिखे हिंदुओं को जो है कहो कि वो मुस्लिम बन जाएं, या तो वो मुस्लिम बन जाएं या तो वो इस इलाके को छोड़ करके निकल जाएं। सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, सारे जो मूर्ति थी गोल्ड और सिल्वर की, उनको मेल्ट डाउन कर दिया गया, उनका सोना चांदी निकाल लिया गया और उसको करेंसी में यूज़ किया गया। तो इसीलिए सिकंदर शाह का नाम ज़रूर याद रखिएगा। ही वॉज वेरी वेरी इंटॉलरेंट रूलर, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटॉलरेंट थे। इसके बाद आए ज़ैनुल अबिदिन, जो कि 1420 से 70 के बीच में रूल करते हैं। उन्होंने जो है कहा कि सबके लिए कश्मीर खुला होना चाहिए और हिंदू मुस्लिमों को मिल करके रहना चाहिए। तो उन्होंने जो है सबके लिए दोबारा कश्मीर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए और सभी को वापस बुला लिया। और उसके बाद इन्होंने बहुत टॉलरेंट रह करके अच्छाई के साथ सबको साथ में रखा और सारी जगह पर सबको वापस बुलाया। इसके अलावा जो जो मतलब मंदिर पहले तोड़ दिए गए थे उन सबको रीस्टोर भी किया और दोबारा से इन्होंने मंदिर बनवाए ज़ैनुल अबिदिन ने। इसके अलावा ज़ैनुल अबिदिन ने जजिया टैक्स को ख़त्म करके काउ स्लॉटर को भी ख़त्म किया। कहा गया कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, जजिया टैक्स नहीं लगाना चाहिए और सबकी विशेष को रिस्पेक्ट करो, जिसको जो धर्म पालन करना है वो पालन करने दो। और इन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं के ऊपर से जो सती प्रथा का बैन है उसे भी वो हटा लेंगे, क्योंकि हिंदुओं के अंतर्गत सती प्रथा का सिस्टम चलता था। तो उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं की प्रथा की रिस्पेक्ट करते हैं और जो जैसा चलता है वो चलने देंगे। यानी कि हिंदुओं को वापस उनका जो राइट है, अधिकार है, वो मिल गया। हिंदुओं को अगर हम देखें तो बहुत हाई पोस्ट पर रखा गया, हाई ऑफिसेज में रखा गया। और सरिया भट्ट फिर आए। सरिया भट्ट इनके एक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस थे और उन्हें जो है फिजिशियन कोर्ट में रखा गया था। ही वॉज अपॉइंटेड कोर्ट फिजिशियन, मतलब कि जो कि एक ऐसा फिजिशियन, एक ऐसा डॉक्टर है जो कि राजा के दरबार में रहेगा और वो मतलब हमेशा रूलर के साथ मतलब उन्हीं के दरबार का हिस्सा बन करके रहेगा। तो इस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर में कितनी ज़्यादा जो है मिक्सचर ऑफ कल्चर्स एंड अलग तरीके के रूलर्स आते रहे और मिक्सचर्स ऑफ चीज़ें होती रही। इसके बाद कहा जाता है कि सुल्तान खुद बहुत पढ़े लिखे थे, वो खुद पोएट्री कंपोज करते थे। उन्होंने पर्शियन, कश्मीरी, संस्कृत, तिब्बतन लैंग्वेज में काफ़ी कुछ लिखा और उन्होंने संस्कृत और पर्शियन स्कॉलर्स को पैट्रोनेज दिया। कई सारी संस्कृत में लिखी हुई रचनाओं को, जैसे कि महाभारत और कल्हना की जो हिस्ट्री है ना, कश्मीर की जो हिस्ट्री है, कल्हना ने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है जिसका नाम है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी की ये जो रचना है इसे भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया गया। इन्हें म्यूजिक का बहुत शौक था और जो राजा ऑफ ग्वालियर थे उन्होंने इनके पास 2 रेयर संस्कृत वर्क्स जो है म्यूज़िक के वो भेजे थे और उन्हें जो है उनके साथ मतलब ग्वालियर के साथ इनकी बड़ी दोस्ती भी चलती थी। उसके बाद इन्होंने जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करवाया था कश्मीर का। इन्होंने 2 जो लोग थे उन्हें समरकंद में भेजा था ताकि वो जो है पेपर मेकिंग का आर्ट और बुक बाइंडिंग का आर्ट सीख सकें, ताकि पेपर मेकिंग कैसे होती है और बुक बाइंडिंग कैसी होती है वो सीख करके आएँ और ये चीज़ इंडिया में भी शुरू हो। उन्होंने कश्मीर में कई सारे जो क्राफ्ट होते हैं और हाथ का काम होता है, स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग का काम, बॉटल मेकिंग, गोल्ड बीटिंग का काम, ठीक है, सोनार का काम जो होता है, ये सारे काम भी उन्होंने शुरू करवाए। यानी कि आप कह सकते हो जो स्किल इंडिया है
जैसे आज हम देखते हैं लोगों को स्किल्स सिखाए जाते हैं, तो वैसे ही वो सारे स्किल्स इनके समय में भी सिखाए जा रहे थे। उन्होंने शॉल मेकिंग का आर्ट बहुत इनकरेज किया, मस्किट मेकिंग का आर्ट बहुत इनकरेज किया, फायर वर्क्स की मैन्युफैक्चरिंग की। मतलब आप कह सकते हो हर एक चीज़ में ये बहुत डेवलपमेंट करवा रहे थे। खेती में भी कई सारे डेवलपमेंट हुए, डैम्स, कैनाल्स, ब्रिजेस बनवाए। इन्होंने एक जैना लंका बनवाया था, एक आर्टिफिशियल आइलैंड था जो कि वुलर लेक के ऊपर बनवाया गया था, और ये जो है इन्होंने अपने पैलेस में और अपने मकबरे में भी बनवाया था। ठीक है, तो इसी के ऊपर मतलब इन्होंने अपना मतलब महल और अपना मकबरा इन्होंने वुलर लेक के ऊपर ही बनवाया था, जैना लंका। और जैनुल अबिदिन जो हैं, इन्हें अभी भी बादशाह द ग्रेट सुल्तान के नाम से जाना जाता है कश्मीरियों के बीच में। और वो बहुत बड़े वॉरियर तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने मंगोल इन्वेशन को डिफीट किया था लद्दाख में, और उन्होंने बल्तिस्तान का जो एरिया है, तिब्बत खुर्द का इलाका, उसे भी कैप्चर कर लिया था। जम्मू को, रजौरी को अपने कंट्रोल में रखा था, और उसके बाद कश्मीरी किंगडम को उन्होंने यूनिफाई किया था। इसलिए ये नाम हमेशा याद रखिएगा, जैनुल अबिदिन। और ये जो इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था, इसका नाम था जैना लंका। तो जैनुल अबिदिन, जैना लंका, ये याद रखिएगा। और टॉप 10 का कोड यूज़ कीजिए अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना। कश्मीर की स्टोरी आपको कैसी लगी, और इस आर्टिफिशियल आइलैंड के बारे में आपको सुन के कैसा लगा, और क्या क्या आप इसके बारे में आपके राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।